Yes, good evening, friends. Welcome to the DT Simplified. This is the revision series for your CA Inter Income Tax subject, which is applicable for May 25, September 25 and January 2026 examinations. इसमें हम लोग कवर करेंगे सारे चैप्टर्स के प्रोविजंस, वो भी फास्ट ट्रैक मोड पर एक रिवीजन लेंगे इसका क्विक, और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो आपका जो प्रिपरेशन है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम वो आप आराम से 20-25 आवर्स में आप लोग कवर कर सको इसको। 20-25 इज आवर एस्टिमेट फ्रॉम माय साइड, राइट। अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो बुक दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर अभी, डीटी सिंप्लीफाइड, राइट, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहां पर भी आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज फ्रॉम आवर प्रेप मास्टर्स। देयर इज अ क्वेश्चन बैंक फॉर सीए इंटर, राइट, दैट इज आल्सो अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ये भी आपको ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज जो शुरू करने जाने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कैपिटल गेन, जिसमें इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स है। अगर आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया हुआ है जनवरी 25 में, तो उसके बाद मई 25 ऑनवर्ड्स इसमें अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, हम लोग सब कुछ चीजें इसके अंदर कवर करेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल गेन। लेट्स गो वन बाय वन, लुक। यस, अगर हम बात करें कैपिटल गेन की, तो सबसे पहले कैपिटल गेन चार्जेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो उसमें आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको कैपिटल गेन लगना है तो उसमें आपको चाहिए होगा कैपिटल असेट, या आपका कैपिटल असेट होना चाहिए, और उसमें भी क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आपने कोई अपना कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है और उसमें आपको जो प्रॉफिट एंड गेन हुआ है, तो वो टैक्सेबल होगा किस साल में? जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है उस साल में टैक्सेबल होगा। ये अपना बेसिक चार्जिंग सेक्शन है इसका। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट? कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज कवर है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी काइंड, वेदर इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। चाहे वो आपका बिजनेस का प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी एसेट्स यहां पर कवर होती है, ठीक है। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफआईआई, उसको हम लोग कैपिटल एसेट ही मानेंगे। और उसके बाद यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको 1 फरवरी 2021 के बाद इश्यू करी गई है और उसका प्रीमियम 2.5 लाख, या फिर अगर मल्टीपल यूलिप्स है और उसका एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर होता है, सो विच इज ऑल्सो कैपिटल असेट, ठीक है। अब कैपिटल असेट की में कौन सी चीज कवर अप नहीं होती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉक इन ट्रेड। आपके बिजनेस का कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल असेट नहीं माना जाता। उसको बेचने पर आपको क्या होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा, उसको होगा बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट होगा उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में हो, राइट, तो जितना भी गोल्ड आप डील करते हो वो क्या है, आपकी स्टॉक इन ट्रेड है, उसको बेचने पर आपको प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, नॉट अंडर दैट कैपिटल गेन। उसके बाद आता है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में आपको दो बातें याद रखनी है, फर्स्ट इज इट मस्ट बी मूवेबल, और दूसरा है पर्सनल यूज। तो आपके पर्सनल यूज की जितनी भी एसेट है विच इज अ मूवेबल, विच इज considered as a personal effect and it is not considered as a capital asset, तो इसको ट्रांसफर करने पर आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन जो आप पर्सनल यूज में लेते हो वो, और आपकी कार जो आप पर्सनल यूज में लेते हो वो, तो ये सारी चीजें कैपिटल असेट नहीं मानी जाती। फिर उसमें से क्या किया गया है कि पर्सनल इफेक्ट में से कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें कैपिटल असेट मानी जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। उसमें सबसे पहला आता है ज्वेलरी, दूसरा आता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये सारी चीजों को हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल असेट मानते हैं। इसको अगर आपने ट्रांसफर किया तो ये कैपिटल गेन के अंदर आता है। उसके बाद आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, आरएएल। आरएएल में आपको क्या देखना है, आपको देखना है पॉपुलेशन। अगर आपका पॉपुलेशन 10,000 से कम है, लेस देन इक्वल टू 10,000 है, ये चीज का ध्यान रखना। जब भी कहीं भी प्रोविजन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह है, तो उसमें खास फोकस करना कि लेस देन में क्या होगा। व्हाट हैपेंस इफ इट इज एक्चुअली 10,000, तो 10,000 यहां पर कवर होगा, इट इज लेस देन इक्वल टू 10,000। सो अप टू 2 किलोमीटर्स या कुछ भी रेंज हो, ये सब कुछ क्या माना जाएगा, ये आपका आरएल माना जाएगा। मतलब अगर आपकी कोई
जमीन है वो ऐसे सिटी या ऐसे गांव के साथ है जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, तो उसकी जितनी भी सराउंडिंग सारी की सारी जमीन है वो क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। आरएल कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, तो उसको ट्रांसफर करने पर ये क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसको ट्रांसफर करने पर आपको कैपिटल गेन लगेगा। अगर कोई सिटी ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 10,00,000 से 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1,00,000 तक है, तो उसके 2 किलोमीटर तक, अप टू 2 किलोमीटर्स, ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ मानी जाती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है आरएएल, यहां पर लैंड की बात हो रही है। उसके बाद 1 लाख टू 10 लाख के अंदर अप टू 6 किलोमीटर्स इट इज यूएएल, और उसके बाद आता है आरएएल। और अगर ग्रेटर देन 10 lakhs है तो उस केस में 8 किलोमीटर तक इट इज यूएल, और उसके बाद जो आता है वो इट इज आरएएल। जैसे अगर हम एग्जांपल है अहमदाबाद का, तो आपको क्या देखना है कि अहमदाबाद की जो म्युनिसिपल लिमिट कंप्लीट होती है, वहां से आपको 8 किलोमीटर का रेडियस देखना है कि उस 8 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी जमीन है वो सब कुछ क्या है, यूएएल, और उसके बाहर जितनी भी जमीन फॉल होती है वो क्या है, आरएएल। क्लियर? चलिए अब आगे नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर किसको हम लोग मानते हैं, अगर आपने कोई असेट सेल करी है तो उसको भी ट्रांसफर माना जाता है, आपने एक्सचेंज किया है बार्टर सिस्टम, उसको भी क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है। उसके बाद रेलिक्विशमेंट, मतलब आपने कुछ अपना पोजीशन या फिर कोई राइट था कोई प्रॉपर्टी के अंदर, वो आपने गिव अप कर दिया है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर। उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन, फिर कंपलसरी एक्विजिशन को भी यहां पर क्या माना गया है, ट्रांसफर माना गया है। अगर गवर्नमेंट आपकी कोई प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर करता है तो दैट इज आल्सो ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट द सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब यहां पर बात करी है कि आपका जो सीए है, अगर आप उसको एसआईटी में कन्वर्ट करते हो, अगर आपका कैपिटल असेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, सो दैट कन्वर्जन इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर। इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करी है मैच्योरिटी ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जेडसीबी अगर आपका मैच्योर होता है और उस मैच्योरिटी पे आपको जो भी अमाउंट मिलेगी, दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है। उसके बाद बोला है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू इन सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। यहां पर किसकी बात करी है, मानो कि प्रॉपर्टी डीलिंग की बात हो रही है। यहां पर आपने अपना जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को आप बेचना चाहते हो, ठीक है, उसने आपको सारा पेमेंट कर दिया है, आपने उसको पोजीशन भी दे दिया है, वो प्रॉपर्टी में अभी वो रहता भी है, उसके सारे रिस्क और रिवॉर्ड उसको दे दिए गए हैं। ठीक है। खाली एक पर्पस, एक टास्क इसमें बाकी है, क्या है, दैट इज ए डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। ऑन पेपर अभी तक आप ओनर हो लेकिन आपका अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो इस केस में इसको भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। अगर पार्ट परफॉर्मेंस भी हो चुका है दैट इज कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर, तो उसको भी हम लोग सेल मान लेंगे। उसके बाद बोला ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जनरली ऐसा होता है। ठीक है। जनरली क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो खुद ओनर होती है और उसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, उसके नाम पर एक शेयर इश्यू किया जाता है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट। जब भी उसको प्रॉपर्टी बेचना होता है वो खाली शेयर सर्टिफिकेट किसी और के नाम पे ट्रांसफर होता है। इन एक्चुअल ओनर कौन रहता है इसके अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा कहां पर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा अंडर डीम्ड ओनर। फाइन। तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे, अगर अपना राइट आप ट्रांसफर करते हो तो। उसके बाद बात हुई है पीरियड ऑफ होल्डिंग, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है इस बार 23 जुलाई 2024 के बाद। अगर आपका प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर हुआ है तो उस केस में अगर आपका लिस्टेड सिक्योरिटी है और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसको लगेंगे 12 महीने टू बिकम लॉन्ग टर्म। 12 महीने के बाद वो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, उसको लगता है 24 मंथ्स, और बाकी सारी जो भी असेट्स है उस केस में क्या आएगा, इट इज 36 मंथ्स। अगर ज्वेलरी हुआ तो 36 मंथ्स इसके अंदर लगेगा। अनलिस्टेड शेयर्स अदर देन शेयर, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, बिकॉज शेयर्स हमने यहां पर कवर अप कर लिए है। तो 23 जुलाई से पहले का अगर आपको ट्रांसफर है, आपको क्वेश्चन में ये चीज देखना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर्टी बेचा कब है। अगर 23 जुलाई से पहले का ट्रांसफर है तो उसमें ये कंडीशन लागू होती है, लेकिन अगर 23 जुलाई के बाद का ट्रांसफर है तो क्या बदलाव आया है इस बार, वो चीज एक बार ध्यान से देखना। लिस्टेड सिक्योरिटीज सारी की सारी जो पहले था वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज 12 महीने लगेंगे उसको। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ये भी था, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड दैट इज आल्सो सेम। एक चीज यहां पर आ गई, दैट इज अ लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। अब एज फार एज सीए इंटर लेवल इज कंसर्न तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो इंटर लेवल पर आपको 12 महीने में कोई बदलाव
नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद जितनी भी चीजें थी जो 36 मंथ्स में थी, वो भी कितने की हो गई? 24 मंथ्स की हो गई। मतलब अगर आपने कोई ज्वेलरी 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर करी है, तो वो 2 साल के अंदर लॉन्ग टर्म हो जाएगी, और अगर 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर किया होता, तो वो 3 साल उसको कंसीडर करेगा हम लोग लॉन्ग टर्म कंप्यूट करने के लिए। ठीक है? तो बाकी सारी एसेट आपको यहां पर मिलेगी, दैट इज फॉर 24 मंथ्स। तो आपके लिए यहां पर मेजॉरिटी बदलाव इतना है कि जो पहले 36 मंथ्स हुआ करते थे, वो कितने हो गए हैं? 24 मंथ्स नाउ। ठीक है? फिर एक मार्केट लिंक डिबेंचर्स है, वो हम लोग आगे एक बार देखेंगे, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो। फाइन। ये हो गया आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ कंप्यूटेशंस। मोड ऑफ कंप्यूटेशन मतलब आपको सिंपल जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करने का क्वेश्चन के अंदर आए, तो आपको एक सिंपल टेबल बनाना है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। उसमें सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर्टी कितने में बेचा, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है सेल कंसीडरेशन, जिसको हम बोलते हैं एफवीओसी, दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है? तो आपको सेल कंसीडरेशन यहां पर देखना होगा। उसके बाद आपको माइनस करना होगा एक्सपेंस रिलेटेड टू द ट्रांसफर। आपने प्रॉपर्टी बेचते टाइम, ध्यान रखना मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी सेल करते टाइम अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, जैसे आपने कोई मकान बेचा है और आपने उसमें ब्रोकरेज दिया हुआ है, तो आपको यहां पर ब्रोकरेज माइनस करना है। ठीक है? लेकिन अगर आपने कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं और आपने उस टाइम एसटीटी पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो उसको आपको माइनस करना अलाउड नहीं है, तो उसको आप माइनस यहां पर नहीं करोगे। ठीक है? तो आपको मिलेगा नेट सेल कंसीडरेशन। देखो ये फॉर्मेट को फिक्स पकड़ के रखना। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये जो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है उसको ध्यान में लेते नहीं है, और बाद में आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद एक लाइन नीचे दिखती है कि भाई सो एंड सो पर्सन हैज पेड 1% ब्रोकरेज ऑन द सेल। वो बाद में याद आता है कि यार ये तो पूरा रह गया। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा आंसर आपका चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मेट को फिक्स पकड़ के रहिएगा। कैपिटल गेन में फॉर्मेट फिक्स है, आपको सेल कंसीडरेशन करना है, उसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लिख ही देना है। अगर नहीं है तो नील लिखेंगे, अगर है तो लिख देंगे, ताकि वो क्या होगा कि बाद में आपको गलती ना हो उसमें। ठीक है? तो आपको मिलेगा नेट सेल कंसीडरेशन। उसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने जो परचेज किया है उसकी कॉस्ट माइनस होगी, या फिर इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी में एडिशंस किया हुआ है, कोई खर्चा किया है, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसमें भी 23 जुलाई वाला सीन आपको देखने को मिलेगा कि इंडेक्सेशन करना है कि नहीं करना है, तो उसको हम लोग डिस्कस अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो रिजल्ट आपको मिलेगा कैपिटल गेन और लॉस। फिर आपको लगाना है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54 बी, 54 एफ, डी एंड ईसी। ठीक है? एग्जेम्पशन भूलना मत, इसमें भी आपको वहां पर एडजस्टमेंट दिए होंगे कि उसने कोई नया प्रॉपर्टी परचेज किया है, या फिर उसने कोई नए शेयर्स नए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऐसा कुछ भी होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि ये 54 की ओर इशारा कर रहा है, तो वो आपको माइनस करना है। तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा क्या? कैपिटल गेन दैट इज टैक्सेबल। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग इंडेक्सेशन की। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट किसको मिलता है? खाली लॉन्ग टर्म असेट को ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर करी है, अगर उसका ट्रांसफर डेट 23 जुलाई के बाद है, तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है। उस केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको यहां पर ध्यान रखना, आपको यहां पर सेल डेट देखना है। सेल डेट अगर 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स है, तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है? लेकिन सर कुछ इसमें प्रोविजंस था रिगार्डिंग इंडिविजुअल एचयूएफ, तो वो क्या था? तो दैट प्रोविजंस मैंने यहां पर टैक्स रेट में कवर किया है, आपको लास्ट पेज पर मिल जाएगा। ठीक है? अब ये बेनिफिट खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अवेलेबल है, और ये बेनिफिट खाली टैक्स कंप्यूट करने के पर्पज से ही है। आपको कैपिटल गेन तो नॉर्मल विदाउट इंडेक्सेशन ही कंप्यूट करना है, इनकम में उतना ही ऐड करना है, लेकिन जब टैक्स लगाने बैठेंगे तब हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो क्या ऑप्शन है? अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपको एक रिलीफ है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करी है, which is land and building only. This benefit is again only for land and building. अगर आपने कोई ज्वेलरी बेची है तो उस केस में आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है? सो इंडिविजुअल एचयूएफ, लैंड एंड बिल्डिंग अगर केस है तो उस केस में आपको 23 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर किया गया है, तो आप टैक्स पर्पस के लिए इंडेक्सेशन ले सकते हो। राइट? तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, विच इज अक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई, ऑब्वियसली उसी का ही केस होगा, तभी लॉन्ग टर्म का मैटर आएगा।
23 जुलाई के बाद अगर परचेस किया होता तो वैसे भी वो शॉर्ट टर्म ही होता, अभी तो हमारा 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो अक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई है और वो लॉन्ग टर्म हो रहा है, राइट? इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म, इन दैट केस आपको विथ इंडेक्सेशन अगर करना हो तो आपको 20% टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, और विदाउट इंडेक्सेशन करना हो तो आपको 12.5% टैक्स यहाँ पर कंप्यूट करना पड़ेगा। और जनरली हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, विच एवर इज लोअर, जिसमें कम टैक्स आता हो उसी को हम लोग क्या यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है? दिस रिलीफ इज ओनली टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी पर्पस। मैंने आपको बताया वैसे कि आपको इनकम में तो नॉर्मल विदाउट इंडेक्सेशन ही ऐड करना है, जब टैक्स कंप्यूट करने आएंगे लास्ट में हम तभी उसको ध्यान में रखना है। तो दैट इज ओनली फॉर टैक्स लायबिलिटी पर्पस। अगर ये इंडेक्सेशन की वजह से आपको लॉस होता है तो टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगा, और इसका लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड आपको कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने आपको जैसे समझाया वैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका कोई इंडेक्सेशन ना करते हुए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, एफपीओसी फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए है और उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस, ठीक है? तो 5 लाख आपको यहां पर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। यहां पर बात करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, तो 5 लाख आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। दूसरी ओर अगर एग्जांपल खाली ले रहा हूं, अभी मैं रियल इंडेक्सेशन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज उसको आप ध्यान में रखिएगा। एफपीओसी आपका है 25 लाख और आपने इंडेक्स कॉस्ट माइनस करी है, इंडेक्स कॉस्ट, और इंडेक्स कॉस्ट होती है 27 लाख। इस केस में आपको 2 लाख का लॉस हुआ है, लॉस। तो इस केस में आपका टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा, नील आएगा। आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। आपकी इनकम में कितना ऐड होगा, आपकी इनकम में ऐड होगा 5 लाख रुपए, लेकिन आपको टैक्स कितना भरना है उसके ऊपर, 0। तो सर ये 2 लाख का जो लॉस हुआ है इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो। क्या इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो, बिकॉज इनकम में आपकी 5 लाख रुपए ही ऐड होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सर अगर यहां पर लॉस ना होता, प्रॉफिट होता, तो फॉर एग्जांपल एफईओसी आपका आया 25 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आईसीओ ए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एग्जांपल आया 23 लाख रुपए, और आपका 2 लाख का यहां पर कैपिटल गेन हुआ विथ इंडेक्सेशन। तो इस पर आपको कंप्यूट करना है 20%, और इधर अगर आपको कंप्यूट करना होता तो आप कितना करते, 12.5%। आप क्या करोगे, दोनों में से जो लोअर ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर आपको कंसीडर करना है, उतना आप टैक्स कंप्यूट करोगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब टैक्स कंप्यूट करने जाओ तभी आपको ये चीज देखनी है, अदरवाइज आपको ये चीज कंसीडर नहीं करनी है। इनकम में तो आपको 5 लाख रुपए ही ऐड करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? ऐसा हो तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। फाइन, तो इंडेक्सेशन वाला मैटर आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब इंडेक्सेशन किस किस में आपको मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है, इंडेक्सेशन आपको पहली बात तो जो 112A है, ठीक है, 112A मतलब आपका जो एसटीटी पेड वाले शेयर्स है, इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर आपने बेचे हैं तो उस केस में 112A लगता है, तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएबल एसेट के केस में भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, और स्लम सेल के केस में भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। करंटली फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लेटेस्ट इंडेक्स आया है 363। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने ऐसा पढ़ा था कि जिस साल में आपको ट्रांसफर किया है उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन है। उसमें सबसे पहला है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कोई असेट डिस्ट्रक्ट हो गई है, जैसे मान लो अर्थक्वेक की वजह से आपका बिल्डिंग गिर गया, ठीक है, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आपको जो क्लेम मिलने वाला है, या तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, या तो आपको सामने नया असेट मिला है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसके हिसाब से वो हमारा क्या बन जाएगा, एफवीओसी। तो आपको एक चीज मिल गया क्या, सेल कंसीडरेशन। ये तो क्लेम अमाउंट आपका हो गया वो, बराबर। उसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ असेट। क्या माइनस करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ असेट, बराबर। अगर इंडेक्सेशन में एलिजिबल होता है तो इंडेक्सेशन इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम लोग नॉर्मल कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है? लेकिन सर अगर आपकी डेप्रिसिएबल असेट हुई तो बिजनेस की कोई एसेट डिस्ट्रक्ट हो गई है, आपका बिजनेस का प्लांट एंड मशीनरी, आपका फैक्ट्री बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा, तो डेप्रिसिएबल एसेट के केस में आपको डब्ल्यूडीवी माइनस करना है। क्या करना है, डब्ल्यूडीवी माइनस करना है, ठीक है?
और ये टैक्सेबल किस साल में होगा? देयर इज टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच सच मनी और अदर एसेट इज रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल, आपका यहां पर जो असेट लॉस हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। तो आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? 2023-24 ईयर ऑफ ट्रांसफर। आपको क्लेम मिला है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, तो टैक्सेबल कब होगा वो? 2024-25 में। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको 23-24 में कैपिटल गेन कंप्यूट करके साइड में रख देना है। उस पर जो भी टैक्स आता है वो आप पे कब करोगे? 2024-25 में पे करोगे। ठीक है, इंडेक्सेशन कब तक लोगे आप लोग? इंडेक्सेशन भी आप लोग 2023-24 तक का ही लेना है आपको। 24-25 में खाली एक ही चीज आती है क्या? इस पर आपको जो टैक्स भरना है वो। तो एवरीथिंग यू हैव टू कंसीडर, खाली आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी डिफर हो जाती है। नॉर्मल जो हमने पढ़ा था, जिस साल में ट्रांसफर होता है उस साल में टैक्सेबल होता है, यहां पर उससे थोड़ा सा चेंज है। जिस साल में आपको पैसा मिला उस साल में टैक्सेबल होगा। बहुत सिंपल है, राइट? क्लियर? ओके। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल असेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने अपना कैपिटल असेट है सीए, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है स्टॉक इन ट्रेड में, तो हमने जस्ट पढ़ा था कि इसको भी हम क्या मानते हैं? इसको भी हम लोग ट्रांसफर मानते हैं, राइट? तो इट इज ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर। अब इसमें टैक्सेबल कब होगा? अब देखो यहां पर क्या हुआ कि आपके पास, लेट्स टेक वन एग्जांपल, कि आपके पास कोई गोल्डन रिंग है, गोल्ड रिंग है। अब ये गोल्ड रिंग पहले आपका पर्सनल हुआ करता था, तो ये आपकी कैपिटल असेट हुई। आपका ज्वेलरी का ही बिजनेस है, लेकिन ये गोल्डन रिंग आपका पर्सनल है। ठीक है, आपको शायद किसी ने दिया हो, जो भी हो आपका। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल है, कैपिटल असेट है। अब मान लो आपका अपना अपना नहीं रहा, तो आपने वो रिंग उतार कर अपने दुकान में रख दिया कि इसको हम बेच देंगे, तो नाउ इट बिकम्स व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड। तो आपने जिस दिन कन्वर्ट किया है उस दिन तक का आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख देना है। तो टैक्स कब भरेंगे? टैक्स तो जब पैसा आएगा तब भरेंगे ना। अभी तो हमारे पास ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जब तक हम लोग स्टॉक इन ट्रेड सेल नहीं करेंगे तब तक इस पर टैक्स नहीं भरना है। जिस साल में आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सॉल्व। सर हमने आधा बेच दिया, आधा बाकी है, तो आधा जिस साल में बेचा उस साल में भरेंगे, आधा जब नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे तब भरेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। बराबर? जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तब इतना आपको करना है। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग अभी क्वेश्चन इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद बात आती है कंपलसरी एक्विजिशन। मान लो सरकार ने आपका कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर लिया और उसके बदले आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। तो कंपलसरी एक्विजिशन को भी क्या माना गया है? इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर। उसको भी क्या माना गया है? ट्रांसफर माना गया है। और उस केस में आपको क्या देखना है यहां पर, कि वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा किस साल में? जिस साल में कंपनसेशन मिला उस साल में। फॉर एग्जांपल, आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, आपको कंपनसेशन मिला है 2024-25 में, तो आपको टैक्स कब भरना है? 2024-25 में। आपको इंडेक्सेशन या जो भी आपको प्रोविजंस एप्लीकेबल करने हैं वो कब तक करोगे आप लोग? 2022-23 तक ही करोगे। ठीक है, आपका ट्रांसफर तो 2022-23 ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इंडेक्सेशन भी मिलेगा। तो इंडेक्सेशन आप करोगे 22-23 तक का। 24-25 में खाली आपको टैक्स भरना बाकी है। क्लियर? दूसरी बात कि आपको जो कंपनसेशन मिला है वो आपको मंजूर नहीं है, आप चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने आपको क्या दिया है? कोर्ट ने आपको कंपनसेशन एनहांस करके दिया है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको कंपनसेशन मिला था 50 लाख रुपए। ठीक है, ओरिजिनल की बात हो रही है। उसमें आपकी कॉस्ट है, फॉरगेट अबाउट इंडेक्सेशन में आपको अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, उसमें आपकी कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 40 लाख। तो आपका 10 लाख रुपए जो टैक्स आता है, सॉरी 10 लाख रुपए जो आपका कैपिटल गेन आया, वो आपका टैक्सेबल होगा जिस साल में आपको कंपनसेशन मिला उस साल में। अब मान लो आप कोर्ट में गए हो, अब कोर्ट में गए हो, कोर्ट ने बोला यार 50 लाख नहीं, इसको 5 लाख और दो, आपका कंपनसेशन एनहांस होकर आया है। इसको हम क्या बोलेंगे? एनहांस कंपनसेशन। जब भी कोर्ट में आपको कंपनसेशन एनहांस होकर आता है तो आपको दूसरा मान लो 5 लाख रुपए और मिला है, दैट इज नोन एज एनहांस कंपनसेशन। अब एनहांस कंपनसेशन कब टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा जिस साल में मिला आपको उस साल में। और उसकी कॉस्ट क्या रहती है सर? उसकी कॉस्ट तो हमेशा क्या रहेगी? नील रहेगी, बिकॉज आपने 40 लाख पूरा का पूरा ओरिजिनल के टाइम ही क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो एनहांस कंपनसेशन की कॉस्ट क्या रहेगी? नील रहेगी। तो पूरा का पूरा 5 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल में मिला उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। और एक चीज याद रखना है इसके अंदर के एनहांस कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट अगर मिलेगा
आपने जज को बोला कि यार प्लीज यार ये 5 लाख मेरे को 2 साल के बाद मिले हैं, तो पहले मिलता मैं थोड़ा इंटरेस्ट कमा लेता, मुझे इस पर इंटरेस्ट भी चाहिए, और जज ने आपकी बात मान ली और आपको फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट भी मिला है, तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा आईएफओएस के अंदर, इट इज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। और दूसरी बात इसमें 50% आपको एक्सपेंस डिडक्शन मिलता है फ्लैट, लेकिन ये सब कहां जाएगा, आईएफओएस में जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको यहां पर लिख के दिया हुआ है। डन। तो ये हमारा कंपलसरी एक्विजिशन। उसके बाद बात आती है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपका कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो कंपलसरी एक्वायर हो गया है, अगर अर्बन ना होता और आरएएल होता रूरल तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, इट इज नॉट एट ऑल अ कैपिटल एसेट, राइट। अर्बन अगर कंपलसरी एक्वायर हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बी केयरफुल, क्वेश्चन में अगर खाली लैंड बोला है तो अज्यूम मत करना वो एग्रीकल्चर है, खाली एग्रीकल्चर बोला है तो ये भी अज्यूम मत करना कि वो रूरल है, बराबर। जो भी आप अज्यूम करो उसको नीचे नोट में लिख देना, अगर वो रूरल होगा तो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिख के देंगे। ठीक है, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरी एक्वायर होता है सो दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर 1037, लेकिन उसमें शर्त कुछ है, क्या है कि आपने इंडिविजुअल ने या फिर एचयूएफ ने, राइट, इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया होना चाहिए पिछले 2 साल के अंदर। फाइन, क्लियर। उसके बाद आता है यूलिप, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। डन। चलो एक काम करते हैं, थोड़े से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7। यस, ये आपका कैपिटल अपना गेन का क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला बिकॉज इट इज वेरी इजी, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। लुक, क्वेश्चन 2, ए इज द ओनर ऑफ कार, ऑन 1/4/24 he starts a business of purchase and sale of motor cars। तो पहले उसके पास गाड़ी थी, अब वो क्या कर दिया, उसने बिजनेस चालू किया। he treats the above car as a part of stock in trade of his new business। अब देखो यहां पर कन्वर्जन हुआ है, पहले उसकी पर्सनल कार थी, अब क्या हो गई, वो कैपिटल एसेट बन गई। he sells the same on 31st March 2025 and gets the profit of 1 lakh। discuss the implication in his head under the capital gain। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल गेन में जब भी क्वेश्चन आए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इट मस्ट बी कैपिटल असेट। तो क्या यहां पर ये जो कार है आपकी, क्या एक कैपिटल असेट है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पर्सनल मूवेबल असेट, तो ये कार आपका कैपिटल असेट नहीं है, तो इसको आपको कैपिटल गेन इस पर कोई भी लगने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आरओ की बात हो रही है, यहां पर आरओ कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड परचेज इन जुलाई 2004 फॉर ₹80,000, कन्वर्ट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31st March 2024। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ईयर 31st March 2024 को उसने कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट इज कन्वर्जन आपका हुआ 2020 फाइनेंशियल ईयर, 2023-24 में कन्वर्जन हुआ है। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st March 2024 वाज 3 lakhs। तो यहां पर आपको, अच्छा मैं आपको पहला है ना क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, आपको अटेम्प्ट कैसे करना। लुक, पहले आपको यहां पर लिखनी डेट ऑफ कन्वर्जन, दैट इज 31st March 24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जिस दिन कन्वर्ट किया उसकी एफएमबी कितनी थी, कन्वर्जन किया उस दिन का एफएमबी था उसका 3 लाख रुपए।
तो डेट ऑफ कन्वर्जन का एफएमई था इसका 3 लाख रुपए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड फॉर 325 इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025, फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम इफ एनी एंड इफ सो अंडर व्हिच हेड द इनकम एंड फॉर व्हिच असेसमेंट ईयर। तो यहां पर पहली बात तो प्लॉट ऑफ लैंड है, दैट इज अ कैपिटल असेट। अब उसका कन्वर्जन हुआ है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन को हम क्या मानते हैं, ट्रांसफर मानते हैं। ये सारी चीजें आपको नीचे नोट में लिखनी है। कन्वर्जन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट्स टू ट्रांसफर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डिटेलिंग सारा निकाल लिया है। अब उसने क्या किया कि स्टॉक को सेल कर दिया है 3,25,000 इन जनवरी 2025। तो सेल कब हुआ है, जनवरी 2025। तो दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सेल हुआ है, बराबर। और सेल कितने में किया है, सेल किया है उसने 3,25,000 में, ठीक है। अब आपको बोला यहाँ पर टैक्सेबिलिटी उसकी क्या होगी, क्या हमको कॉस्ट की यहाँ पर बात करी गई है, यस। जुलाई 2004 में परचेस किया था और 80,000 रुपीज था, जुलाई 2004, और कॉस्ट कितनी थी इसकी 80,000, जुलाई 2004 है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 2004-2005, बराबर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेनी है। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको बार बार वो क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने सारी डिटेल्स आपके सामने ही होगी। डन। अब आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के लिए अब यहां पर कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो दो बातें इन्वॉल्व होगी, एक तो पीजीबीपी और दूसरा क्या होगा, कैपिटल गेन। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक ए टेबल। सबसे पहले हमको चाहिए एफवीओसी, हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं कैपिटल गेन। तो वी ऑल नो दैट के सेल कंसीडरेशन क्या होगा, कि हमने यहां पर एक्चुअली प्लॉट बेचा नहीं है, हमने कन्वर्ट किया है। तो एफवीओसी क्या होगा, बीइंग एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये आप नोट लिख देना, इधर अंदर ही लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, आपकी जहां मर्जी पड़े वहां पर लिखना जरूरी है लेकिन, ठीक है। इनकम टैक्स में आप कोई भी ट्रीटमेंट देते हो तो भी नोट लिखना है, कोई भी इग्नोर करते हो किसी भी एडजस्टमेंट को तो भी नीचे नोट लिखना है कि आपने इग्नोर क्यों किया है, ठीक है। तो एफईओसी बीइंग एफएमई द रेट ऑफ कन्वर्जन दैट इज 3 लाख रुपीस। अब यहां पर देखना, पहली बात ये इंडिविजुअल है, दूसरी बात ये असेट ट्रांसफर हुई है बिफोर 23 जुलाई 2024। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वो होता तो हम लोग माइनस करते। तो यहां पर आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 80,000 में आपने परचेस करी है, इनटू फाइनेंशियल ईयर 2004-5 का इंडेक्सेशन वो नीचे आएगा, और यहां पर आपको इंडेक्सेशन लेना है 2023-24 का, 24-25 का नहीं लेना है क्योंकि ट्रांसफर हुआ है 23-24 में। तो 23-24 का इंडेक्सेशन आपको यहां पर कंसीडर करना है। तो लेट मी चेक द इंडेक्सेशन। मेरे को दो इंडेक्सेशन चाहिए, एक चाहिए 4-5 का और दूसरा मेरे को चाहिए 23-24 का। तो 2004-5 का इंडेक्सेशन 113 है और 23-24 का 348 है। तो आपको यहां पर क्या करना होगा कंप्यूटेशन में, 348 ऊपर हमेशा बड़ा अमाउंट आएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन मत रखना, नीचे क्या आएगा 113, ठीक है। तो आपका जो यहां पर इंडेक्सेशन आए वो रिजल्ट आपको मिलेगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये टैक्स आपका हो गया 2023-24 तक का, लेकिन आप इसमें इंतजार करोगे, ये आपको पे कब करना पड़ेगा 2024-25 में, जब आप इसको सेल करोगे तब, बराबर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इसे, इट इज ए टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच converted asset is sold, that is financial year 2024-25। अब बात करेंगे पीजीबीपी की, बिजनेस प्रोफेशन की। कितने में बेचा आपने, सेल किया आपने 3,25,000 में। अब कॉस्ट क्या है आपकी, बिजनेस में ये आया किसने से,
तो बिजनेस में आपकी कॉस्ट क्या रहेगी इसकी? बिजनेस में इसकी कॉस्ट रहेगी, ये जो 3 लाख आपकी यहाँ पर एफएमवी आपने कंसीडर करी ना, वो 3 लाख। तो 25,000 आपका क्या बनेगा? पीजी। ठीक है? ऐसे आपको यहाँ पर फाइन, तो ऐसे आपको यहाँ पर कंसीडर करना होगा। नाउ लेट्स चेक आउट द आंसर। 3 लाख का आपका ये, फिर आपने इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाला इधर 264,371, तो 53,629 का आपका यहाँ पर आएगा कैपिटल गेन। आपने सेल किया है 325 में और एफएमवी आपकी 3 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर आ गया, तो 25,000 आपका कैपिटल गेन। तो टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 7862। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन का क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर दे के रखे हैं, यू जस्ट गो थ्रू वंस, आंसर के साथ ही मैंने आपको दिया है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, राइट। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट ये सारे कन्वर्जन के ही क्वेश्चन है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। लुक, मिस केरी में आती, नॉट केरी में नाटी बट केरी में आती, परचेज द 600 शेयर्स ऑफ सब्जी लिमिटेड, ठीक है, एट 130 पर शेयर ऑन 26 ऑफ February 1979। ओहो, बहुत पुरानी बात है। सब्जी लिमिटेड इश्यूड हिम 1200 बोनस शेयर्स ऑन 20 ऑफ February 1984। अब देखना यहां पर अगेन, लेट्स ड्रॉ द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास 600 शेयर थे। अब जब जो भी आपने परचेज किया है वो 2001 से पहले है, राइट। तो 2001 से पहले का कॉस्ट हमें कुछ काम का नहीं है, हम क्या करेंगे, सीधा फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एज ऑन 1401 का, उसका भी अभी आपको मैं प्रोविजन बताता हूं। तो 600 शेयर्स आपने लिए हैं, आपके पास ये ओरिजिनल शेयर्स थे, फिर आपको बोनस मिला है, कितना मिला है, 1200 शेयर का बोनस मिला है। बोनस ये भी आपको मिला है बिफोर 1401, ठीक है। एफएमई ऑफ दिस शेयर्स एज एट बीएससी एज ऑन 1401। चलो, हमारे लिए काम की चीज आ गई। एफएमई कितनी है इसकी, 1401 को 900 एंड 2000 पर शेयर ऑन 31st January 2018। 31st January 18। सर ये क्यों दिया है, समझाता हूं मैं आपको। 2000 रुपए आपको यहां पर दिया हुआ है। ऑन 31st of January 2023, 31st of January 2023, it means financial year 2022-23, she converted 1000 shares as her stock in trade। 1000 शेयर को उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है, 1000 शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिए है, ठीक है। द शेयर्स वर ट्रेडेड एट बीएससी ऑन द डेट एट ए हाई ऑफ 2200 पर शेयर एंड क्लोज फॉर द डे एट 2100 पर शेयर। तो यहां पर ये जो कन्वर्जन हुआ है उस दिन का एफएमवी है, कितना है, 2200 रुपए हाई है, तो हम लोग 2200 यहां पर कंसीडर करेंगे, ठीक है, हायर वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। ऑन 7/7/2024, 7/7/2024 का मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपने ये सारे शेयर्स 1800 शेयर्स उसने बेच दिए एट द रेट 2400 पर शेयर। अब थोड़ा सा यहां पर खिचड़ी हो जाएगा, लेट मी टेक अ न्यू पेज फॉर यू। देखो, पहले आपके पास थे 600 ओरिजिनल शेयर्स, फिर आपको मिले 1200 बोनस शेयर्स, उसमें से 1000 शेयर्स आपने कन्वर्ट कर दिए, जिस दिन एफएमवी कितनी थी, 2200 रुपए, ठीक है। और ये जो शेयर्स है उसकी 1401 की एफएमवी कितनी थी, कुछ आई थिंक 900 रुपए। एफएमवी ऑन 1401 दैट इज 900, बराबर। और आपको एक एफएमवी दिया है, एफएमवी इज ऑन 31st January 18, that is FME is on 31st January 2018 is 2000 rupees, 2000 rupees। फिर आपको बोला गया है कि आपने सारे के सारे शेयर्स 2024-25 में बेच दिए, 2024-25 में सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 2400 एंड एसटीटी वाज पेड
1800 शेयर उसने बेच दिए एट द रेट 2400। अब देखो, अब मुझे वापस वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन इधर आ गया है। लुक, अब यहां पर हुआ क्या है, एक तो आपके शेयर्स यहां पर है 600, 1200 बोनस शेयर्स आ गए, टोटल आपके पास 1800 शेयर्स हुए। अब 1800 शेयर्स में यहां पर सिनेरियो क्या हुआ है कि 1800 शेयर से उसमें से आपने 1000 क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, और बाकी बचे जितने भी शेयर्स थे, कितने थे, 800, ये आपने डायरेक्टली सेल कर दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, यहां पर ये जो कन्वर्ट किए हैं उसमें दो चीजें होगी। कन्वर्जन डेट, डेट ऑफ कन्वर्जन, उस दिन आपका आएगा कैपिटल गेन, और उसके बाद जो रिमेनिंग आपने जब सेल किया इसको, तो ये जाएगा पीजीबीपी में। ठीक है, ऐसा सिनेरियो होगा आपका। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि शेयर ट्रांजैक्शन में क्या होता है। लुक, यस, तो पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी कोई असेट है विच इज गुडविल और अदर इंटेंजिबल असेट है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कोई भी आपका राइट्स है, वो सारे के सारे, ठीक है। अगर आपके सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपने खुद अपनी मेहनत से अपनी गुडविल बनाई है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, नील, बिकॉज यू कैन नॉट डिटरमाइन द कॉस्ट। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, पेटेंट, कुछ भी होगा उसका नील रहेगा। लेकिन अगर आपने गुडविल परचेस करी है, तो आपने कोई पेटेंट परचेस करी है, तो आपने जितना पे किया है उतना आपकी कॉस्ट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की, ध्यान रखना, इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट अंडर डिफरेंट केसेस। अगर आपने कोई असेट परचेस करी है 1401 से पहले, अगर आपने कोई भी असेट परचेस करी है 1401 से पहले, तो हम लोग ले लेंगे एफएमवी, ले लेंगे 1401 की। लेकिन वो असेट अगर लैंड एंड बिल्डिंग हुई, तो हमेशा ध्यान रखना, इनकम टैक्स में जब भी लैंड एंड बिल्डिंग आएगा पिक्चर में, तब उसके साथ एक और वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एसडीवी। तो आपको यहां पर क्या बोला है कि अगर आपकी कॉस्ट, आपने कोई भी एसेट परचेस करी है, तो आपको 1401 का फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, एफएमवी 1401। लेकिन अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग है, राइट, तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, एफएमवी और एसडीवी विच एवर इज लोअर एज ऑन 1401। ठीक है, मतलब आपको एफएमवी लेना है, लेकिन वो एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एसडीवी। आई होप इट इज क्लियर नाउ, बराबर। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या होगा, तो अगर आपका इंप्रूवमेंट 1401 के बाद है, तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो आप लेंगे। लेकिन अगर आपका इंप्रूवमेंट 1401 से पहले है, तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, राइट। अगर आपको 1401 से पहले का अगर है, राइट, दैट इज बिफोर 1401, तो आप उसको इग्नोर करोगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एफएमबी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट की। अगर आपने ओरिजिनल शेयर्स बेचे हैं, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया, आपने शेयर्स कितने में परचेस किए, वो आपकी कॉस्ट, आपने कितने में बेचे, वो आपका सेल कंसिडरेशन, डिफरेंस निकालो, वो आपका कैपिटल गेन। होल्डिंग पीरियड कहां से कंप्लीट होगा, जिस दिन आपने शेयर परचेस किया और जिस दिन आपने सेल किया, उन दोनों का आपका पीरियड, दैट इज होल्डिंग पीरियड। ठीक है, होल्डिंग पीरियड में एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अपने को पता है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसको 12 महीने लगते हैं। मान लो आपने असेट परचेस करी है, कोई भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स 13 जनवरी 2024 को, और आपने बेचा उसको 13 जनवरी 2025 को, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, इसको 12 महीने हो चुके हैं और उसके ऊपर एक दिन और हो चुका है। मतलब अगर आपका सेम डेट आता है, तो ध्यान रखना वो लॉन्ग टर्म हो चुका है। इस असेट को 12 जनवरी तक ये शॉर्ट टर्म रहता, 13 जनवरी को ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, सर अभी तो एक साल ही हुआ है ना, शॉर्ट टर्म में आएगा, एक साल से ज्यादा होना चाहिए, एक साल से ज्यादा वो हो चुका है, उसका हैप्पी बर्थडे 13 जनवरी को आ जाता है, मतलब वो सेकंड ईयर में एंट्री ले चुका है। ठीक है, तो क्लोज डेट जब भी आए तब उसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बोनस शेयर की बात करते हैं। बोनस शेयर में आपने क्या करना है, आपने जितने में बेचा वो, ठीक है, वो आपकी सेल कंसिडरेशन। अगर आपका बोनस 1401 से पहले आया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर आपको बोनस 1401 के बाद अलॉट हुआ है, तो कॉस्ट क्या आएगी, नील, क्योंकि बोनस तो फ्री में मिलता है ना।
ठीक है। तो 1401 से पहले अगर आपका बोनस है तो आपको कॉस्ट लेनी है आपकी एफएमवी, और 1401 के बाद तो आप क्या लोगे इसको, निल। होल्डिंग पीरियड आपका कितना रहेगा, सेम, आपको जिस दिन अलॉट हुआ वहां से लेकर आपने जिस दिन बेचा तब तक का। राइट एंटाइटलमेंट which is renounced by the assessee in the favor of person, right shares which is acquired by the assessee by using the right entitlement। अब मैं आपको ये right shares का पूरा मैटर समझा दूं। right shares में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक आपका होगा राइट्स, उसमें एक आएगा राइट एंटाइटलमेंट। ये क्या है कि आपके पास ओरिजिनल शेयर्स है, मान लो मेरे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स है और कंपनी ने मेरे को 1:1 का राइट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1000 शेयर खरीद सकता हूं। आई हैव राइट एंटाइटलमेंट ऑफ 1000 शेयर्स। अब मान लो ऐसा हुआ कि मैंने इसमें से 400 राइट्स को यूज कर लिया, 400 राइट शेयर्स मैंने परचेज कर लिए, राइट शेयर्स 400 मैंने परचेज कर लिए अपना राइट यूज करके, और बाकी के जो 600 राइट्स थे सोल्ड कर दिया उसको मैंने, सोल्ड 600 राइट्स। अब ये राइट्स जो आपने बेचे ना, इस पर भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। सर इसमें क्या ट्रीटमेंट होगी, आपने राइट्स कितने में बेचे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक राइट 10 रुपए में बेचा है, तो 600 इंटू 10 ये मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, और उसकी कॉस्ट क्या होती है, नील, क्योंकि राइट तो मेरे को फ्री में मिलते हैं, तो पूरा का पूरा 6000 मेरा कैपिटल गेन होगा। और राइट शेयर जो मैंने अक्वायर किए हैं 400 शेयर्स, उसके लिए मैंने कितना प्राइस पे किया है वो मेरे को यहां पर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है, या फिर 120 में खरीदा है, 120 में, तो 48,000 इज माई कॉस्ट राइट शेयर की। अब मान लो इसको मैं 200 में बेच रहा हूं, तो पर शेयर मेरे को 80 रुपीज का फायदा होगा। Done? दूसरा होता है ये जो 600 राइट्स मैंने किसके फेवर में बेचे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट्स बेचे थे मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई ने भी ये शेयर एक्वायर किए हैं, तो मिस्टर वाई के जो शेयर्स है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, एक तो उसने 120 रुपए शेयर की कॉस्ट पे करी है, प्लस 10 रुपए मुझे एक राइट का पैसा दिया है, तो मिस्टर वाई के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 130 रुपीज। मिस्टर वाई के लिए दो चीजें आएगी कॉस्ट के अंदर। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लुक, एक तो आया राइट एंटाइटलमेंट विच इज रिनाउंस्ड बाय द असेसी इन द फेवर ऑफ अदर पर्सन। मैंने अपने राइट्स बेच दिए, राइट। तो मैंने जितने भी राइट्स बेचे, जैसे अपने केस में कितना था इधर, अपने केस में मैंने बेचे थे 600 राइट्स इंटू 10, तो 6000 रुपए हुए, कॉस्ट क्या आएगी उसकी, नील, बराबर। उसके बाद राइट शेयर्स अक्वायर्ड बाय द असेसी यूजिंग राइट एंटाइटलमेंट, तो यहां पर मैंने 400 शेयर्स मैंने अक्वायर किए थे, मान लो मैं इसको 200 में बेच रहा हूं, तो 80,000। खरीदे कितने में थे, खरीदे मैंने 120 में थे, तो 48,000 की मेरी कॉस्ट, तो बाकी बचा 32,000 रुपए, ये मेरा कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हुआ तो शॉर्ट टर्म। डन। उसके बाद आता है राइट शेयर्स व्हिच आर परचेज बाय द पर्सन इन हुज फेवर द असेसी हैज रिनाउंस, मतलब मिस्टर वाई जिसको मैंने राइट्स बेचे थे वो, तो उसके लिए अब मान लो उसने ये सारे शेयर जो 600 खरीदे थे, उसने भी ये सब 200 में बेच दिए, तो 600 इंटू 200 1,20,000 में उसने सारे शेयर्स बेचे हैं। उसकी कॉस्ट कितनी, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी यहां पर कि 600 शेयर्स है उसने 120 में परचेस किए हैं, तो दैट इज 72,000, प्लस उसने 600 शेयर के लिए 10 रुपए का राइट दिया है, दैट इज 6,000, तो टोटल कितना हो गया 78,000। तो 78,000 यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 42,000 उसका कैपिटल गेन। ये हुआ उसका राइट शेयर्स का हिसाब पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट कम्स टू लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट रिफर्ड टू इन सेक्शन 112A, दैट इज लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, जिस पर आपने एसटीटी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ सेल, दोनों में, बराबर। तो अब यहां पर इसमें क्या होगा, लुक, ये क्या है कि 1 फरवरी 2018 आपकी 18 की उम्र का पहला फरवरी, मैं आपको ऐसे याद आपको करवाता हूं, ठीक है, कि आपकी 18 की उम्र का पहला फरवरी है, पहला पहला फरवरी, तो आपके भी कुछ अरमान होंगे, तो आपने बचपन से शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है कि जब ये 18 का हो जाऊंगा, फरवरी आएगा, मैं भी अपने शेयर्स बेचूंगा और अपना भी वैलेंटाइन वीक होगा। पहले क्या होता था 2018 से पहले, 1 फेब 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी होता था वो एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन फ्रॉम 1 फरवरी 2018 ऑनवर्ड्स
आपके जितने भी लॉन्ग टर्म शेयर्स है, अगर आपने उसको बेचा तो उस पर कैपिटल गेन लगने वाला है, वो टैक्सेबल होगा। ठीक है? अब आपको यहाँ पर बहुत दुःख हुआ कि आपने इतने साल इन्वेस्ट करके रखा, मेहनत करी और आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो गया। तो उसकी एक क्लॉज ऐड किया गया, दैट इज नोन एज ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंडफादरिंग क्लॉज इसको बोलते हैं। अब आपको ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, एग्जाम पर्पस के लिए मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ करना क्या है। कभी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो, लॉन्ग टर्म हो, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म, राइट, जिस पर एसटीटी पे किया है वो। एग्जाम में आपको लिस्टेड नहीं बोलेंगे, एग्जाम में आपको बोलेंगे वो एसटीटी पे किया है वैसा। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एफपीओसी, दैट इज आपका सेल कंसिडरेशन, आपने कितने में बेचा वो, और आपको लेना है एफएमवी एज ऑन 31st January 18, विच एवर इज लोअर। ये जो लोअर अमाउंट आया है आपको उसे कंसिडर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सामने, मतलब आपने एक्चुअल में कितना किया है वो, दैट इज विदाउट इंडेक्स। ठीक है? तो विच एवर इज लोअर, और लोअर का को कंपेयर करना है कॉस्ट के साथ विच एवर इज हायर। ये जो हायर आया ना, ये क्या बनेगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है? ये जो हायर आया वो क्या बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको एसटीटी पेड शेयर्स का जिक्र होगा तब। अब सर एफएमवी एज ऑन 31st January 2018 लेना है, उसमें क्या प्राइस लेंगे हम लोग? तो आपको देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज में उसका हाईएस्ट प्राइस कितना था वो देखना है। लेकिन सर 31st जनवरी को उसको शेयर को सेल ही नहीं हुआ है मार्केट में, तो कोई बात नहीं, 30 जनवरी देखो। सर 30 को भी नहीं हुआ, 29 को देखो। सर 29 को भी नहीं हुआ, तो लास्ट कब सेल हुआ था वो देखो। सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कौन सा एक्सचेंज देखना है? जिस स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम ज्यादा हो वो। ठीक है? तो आपको यहाँ पर इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको क्या देखना है? हाईएस्ट प्राइस देखना है। क्वेश्चन में आपको एफएमबी देके रखेंगे, सिंपल, इतना खाली आप याद रखो। अब हमारा जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं। लुक, टोटल आपके पास 600 ओरिजिनल शेयर्स है, लेकिन आपने वो 1401 से पहले आए हैं, इट इज बिफोर 1401। बोनस भी आपका 1401 से पहले आया है। अगर आपका बोनस 1401 के बाद आता तो हम लोग उसकी कॉस्ट क्या लेते हैं? नील लेते हैं। लेकिन बोनस आपका 1401 से पहले आया तो हम लोग क्या करेंगे? एफएमवी लेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विल बी योर कॉस्ट। तो ये दोनों शेयर्स की कॉस्ट क्या हो गई? 900 रुपए। डन। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि नेक्स्ट आपने इसको कन्वर्ट किया हुआ है 1000 शेयर्स को। कन्वर्ट कब किया है आपने? 2023-24 आई थिंक सो, राइट? उसमें आपने इसको कन्वर्ट किया है 1000 शेयर्स को। तो पहले हम वो 1000 कन्वर्टेड शेयर्स है उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, फिर जो बाकी के 800 शेयर्स है उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। यहां पर ये जो 1800 शेयर आपने है ना, उन सबका पूरा हिसाब होगा। ठीक है? चलिए अब देखो ये पूरा क्वेश्चन, अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन तक कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो सेल किया उसको पीजीबीपी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? तो पहले 1000 कन्वर्टेड शेयर्स, 1000 कन्वर्टेड शेयर्स। वी ऑल नो दैट कि अगर आप कोई कैपिटल शेयर को कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, तो उस केस में जिस दिन आपने कन्वर्ट किया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या बनेगी? आपकी सेल प्राइस बनेगी। तो एफईओसी बीइंग एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कितना है आपका कन्वर्जन के दिन का? आपने कन्वर्ट किया उस दिन एफएमवी था 2200 रुपए, हाईएस्ट वैल्यू लेना है आपको। ठीक है? तो 2200 रुपए और 1000 शेयर्स है, सो दैट कम्स टू 22 लैक्स, बराबर। अब ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, तो सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कॉस्ट कैसे निकालना है। आपको कॉस्ट निकालते टाइम देखना है कि एफईओसी कितनी थी। चलो मैं नीचे ले लेता हूं इसको इसके साथ। व्हाट इज द एफईओसी? नाउ वी आर डिटरमिनिंग व्हाट? कॉस्ट। तो कॉस्ट में आपको लेना है एफईओसी कितना था उस दिन का, मतलब ये आपका सेल प्राइस 2200 रुपए, ये आपका 2200 है इंटू 1000 शेयर्स, तो 2200 रुपए की आपकी एफईओसी। एफएमबी कितनी थी एज ऑन 31st January? एफएमबी कितना था? 2000 रुपए। तो एफएमबी इज 2000, विच एवर इज व्हाट? लोअर। कितना? 2000। ठीक है? और आपकी कॉस्ट कितनी थी? आपकी कॉस्ट थी 900 रुपए।
your cost is 900. Now whichever is what higher, ठीक है, तो कितना आएगा 2000 रुपये. तो your cost will be 2000 rupees. तो कॉस्ट आपकी आएगी 2000 into 1000 शेयर्स, ठीक है, सो दैट इज 20 lakhs. इंडेक्सेशन आपको लेना नहीं है. 2 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन LTCG. ये कब होगा? ये टैक्सेबल होगा आपका, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ सच कन्वर्टेड शेयर्स. जिस साल में आपने बेचा उस साल में टैक्सेबल होगा ये. डन, ठीक है. तो 1000 शेयर्स का कैपिटल गेन हो गया. अब जो बचे आपके 800 शेयर्स, उसकी बात, बराबर है. टोटल आपका 1800 शेयर्स है, उसमें 1000 तो क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, और 800 पे आपका नॉर्मल कैपिटल गेन आएगा. तो अब जो 800 शेयर्स आपने बेचे हैं वो, ठीक है. अब सर यहाँ पर हम लोग बोनस वगैरह अलग नहीं करेंगे. बोनस वगैरह अलग कर सकते हैं जब सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी तब. यहाँ पर क्या है कि 1401 से पहले ही दोनों है, तो उस केस में आपको बोनस वगैरह अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो 800 शेयर का सेल कंसिडरेशन, 800 इंटू कितने में बेचा आपने, आपने सेल कर दिया है कितने में, 2400 में, 2400 रुपए में. तो आई थिंक 1920 इतना कुछ आएगा आपका, लेस आपकी कॉस्ट. अब कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी, लेट्स डिटरमाइन द कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए वापस यही सेम चीज, कितना आपका एफईओसी है, फिर एफईओसी इज 2400, फिर एफएमवी इज ऑन 140 सॉरी एफएमवी इज ऑन 31 जनवरी 2018 कितना है 2000. तो 2000 विच आर इज लोअर दैट इज 2000, और आपकी कॉस्ट कितनी है 900, विच एवर इज हायर, कितना आएगा 2000. तो दैट इज 2800 शेयर्स इंटू 2000, दैट कम टू 16 लाख. तो दैट इज 3.20 इज योर कैपिटल गेन आएगा. और जो आपने कन्वर्टेड शेयर्स है 1000 शेयर्स पीजीबीपी में हो जाएगा, वो आपने बेचे, तो 1000 शेयर्स आपने बेचे हैं 2400 रुपए में, तो 24 lakhs, और उसकी कॉस्ट क्या रहेगी. कन्वर्टेड एसेट आप जब भी बेचते हो तो बिजनेस प्रोफेशन में आपका जो सेल किया वो आएगा, और ये आपने जो यहाँ लिया ना एफएमवी 22 लाख रुपए, वो आपकी यहाँ पर कॉस्ट आएगी. तो 1000 इंटू 2200 दैट कम्स टू 22 lakhs, दैट कम्स टू 2 lakhs. ये आपका आएगा पीजीबीपी, ठीक है. मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर सब कुछ दिया है, तो एक बार आपको इसको प्रॉपर गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर, ऐसा है. डन. देखो यहाँ पर मैंने बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सारे अलग अलग करके दिए हैं आपको. हाँ, अलग इसलिए किया बिकॉज सबकी कॉस्ट अलग है, सबके प्रोविजंस अलग अलग है, इसलिए. ये जो क्वेश्चन 6 भी आप कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. देखो 1000 ओरिजिनल शेयर्स अलग से किए हैं, 100 बोनस शेयर अलग से किए हैं, और 1100 बोनस शेयर्स वो भी मैंने अलग से किए हुए हैं, ठीक है. तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करना है. थोड़ा इसमें क्विक कीजिएगा. हाँ भाई, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास. अभी हमारे पास अगर आप मई की एग्जाम कंसिडर करते हो तो वी आर जस्ट ऑलमोस्ट 50 days लेफ्ट, ज्यादा टाइम नहीं है. और अभी आप थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा, अगर आपने जनवरी में आपने एग्जाम दी है 25 में, तो आपको खाली ब्रशअप करना है. आपको पूरा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा अपने ऊपर. यू नो वेरी वेल कि आपको आता है, आपको खाली क्या करना है, आपको खाली ब्रशअप करना है, राइट. तो अगर आपका मान लो दोनों ग्रुप में से एक भी नहीं हुआ है तो भी आप आराम से 6 सब्जेक्ट कर सकते हो. उसमें अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो यू मे कनेक्ट ऑन माई नंबर, ठीक है. नंबर मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है. तो मैंने आपको मोबाइल नंबर भी आपको दिया है. सो आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर मुझे प्रिपरेशन में कुछ हेल्प चाहिए, मैं प्रिपेयर कैसे करूं, मैं तैयारी कैसे करूं अप्रैल तक, क्या करें अब, तो आप मेरे को डेफिनेटली उसके ऊपर मैसेज कीजिएगा. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल. फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की प्रोविजंस हो गई, ठीक है. चलो उसके बाद है लिक्विडेशन में अगर कंपनी जाती है तो क्या. अब लिक्विडेशन में अगर कंपनी जाती है तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, वो लास्ट में जो बचा कुचा होता है वो सब कुछ अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है. दैट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब यहां पर दो चीजें आएगी. एक होगा आपका रिजर्व्स, ठीक है. मान लो लिक्विडेशन के दिन
आपके पास आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, और रिजर्व्स भी है। अब रिजर्व कैसे क्रिएट होता है कि रिजर्व्स इज व्हाट, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया डिविडेंड का, वो है दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका जो है वो, ठीक है। तो जब आप लिक्विडेशन में इसको ट्रांसफर करते हो, अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, तब उस केस में उसकी ट्रीटमेंट आएगी। तब होगा क्या, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है कि कंपनी के हाथ में ये तो एग्जेम्प्ट होता है, उसको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा कि शेयर होल्डर्स के हाथ में आपको जितना भी असेट्स मिले हैं लिक्विडेशन के टाइम, उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, वो कितनी है। उसमें से रिजर्व्स वाला जो हिस्सा है दैट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इनटू योर होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आपका मान लो 20% शेयरिंग रेशियो है तो 20%, उतना अमाउंट आपका माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड, और ये टैक्सेबल होगा आईएफओएस में। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं इसका एक। और बाकी जो बचा अमाउंट है, मतलब आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू असेट की है, उसमें से आपका डीम्ड डिविडेंड माइनस करो, तो बाकी बचा वो बनता है आपका शेयर्स का एफईओसी, वो आपका शेयर का सेल कंसिडरेशन बनता है। उसमें से आप अपनी कॉस्ट माइनस कर दो शेयर्स की, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट करो, ठीक है, तो वो बचा कुछ आपका कैपिटल गेन आएगा। फाइन, ऐसा है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन ऑन दिस। ये रहा, देखो क्या है, देखो यहाँ पर आरआईएस टू प्राइवेट लिमिटेड वेंट टू लिक्विडेशन ऑन 1 जून 2024 को, फाइनेंशियल 2024-25 में हुआ है। Company was seized and possessed the following funds prior to the distribution of assets to the shareholders. Share capital issued on 1/4/2020 that is 5 lakhs, और रिजर्व से प्रायर टू 1/4 मतलब अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन आपको देखना है कितना रिजर्व था, 3 लाख रुपए। एक्सेस रियलाइजेशन इन द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन 5 लाख रुपए आए हैं, तो टोटल 13 लाख रुपए हुए। अब कंपनी ने क्या किया, आपने सारे शेयर होल्डर्स को ये 13 लाख रुपए बांट दिए। अब उसमें से टोटल 5 शेयर होल्डर थे और सबके इक्वल शेयर्स थे, तो उसमें एक मिस्टर ए है जिसका 20% होल्डिंग है, बराबर। अब देखना ध्यान से प्रोविजन में हमने करना क्या है। लुक, आपको सबसे पहले आपका होल्डिंग है 20%, तो पहले रिजर्व्स निकालो। रिजर्व्स कितने हैं, 3 लाख। अब 3 लाख का 20% दैट इज 60,000, दैट इज योर डीम्ड डिविडेंड। ये टैक्सेबल होगा आईएफओएस के अंदर। अब आपको टोटल 13 लाख है, उसमें से आपका हिस्सा मैं निकालू 20% के हिसाब से, तो दैट कम्स 2,60,000। 260 में से 60 हमारा गया डीम्ड डिविडेंड 60,000, तो बचा कितना, 2 लाख। ये बन गई आपकी सेल कंसिडरेशन ऑफ योर शेयर्स। अब यहां पर 5 लाख के आपके टोटल शेयर्स है, आपका हिस्सा 20% है, तो अभी मैं इंडेक्सेशन को इग्नोर करता हूं, तो 1 लाख रुपए आपका बनता है, ठीक है। 1 लाख रुपए आपका बनता है यहां पर कॉस्ट, तो रिमेनिंग 1 लाख इज योर कैपिटल गेन। सिंपल, इतना हिसाब है, ठीक है। लुक, यहां पर मैंने 23 जुलाई से पहले है, इसलिए मैंने यहां पर इसको इंडेक्सेशन भी किया हुआ है। डन। Why indexation? Because it is transferred before 23 जुलाई 24। सर 23 जुलाई के बाद होता तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बिकॉज ये तो शेयर्स है। इंडेक्सेशन खाली आपको लैंड एंड बिल्डिंग में ही कंसिडर करना है, और वो भी खाली क्या करना है, टैक्स पर्पस के लिए ही करना है। डन। तो आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। अब यहां पर भी क्या हुआ है कि 1 30 सितंबर टू बी प्रिसाइज, 1 अक्टूबर 2024 से पहले क्या सिनेरियो था। 1 अक्टूबर 2024 से पहले सिनेरियो ऐसा था कि बायबैक अब कोई कंपनी करती थी शेयर्स, अपने शेयर्स खुद परचेस करती रही। बायबैक मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आप कंपनी में पड़े हुए हो। तो कंपनी जब भी बायबैक करती है तो बायबैक का जो भी अमाउंट आता था शेयर होल्डर्स को, वो होता था एग्जेम्प्ट, बिकॉज कंपनी उस पर सारा का सारा टैक्स पे करती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बायबैक प्राइस दिया है, बायबैक प्राइस दिया है फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज,
सेल होल्डर ने शेयर्स परचेस किया था, उसकी कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 1000 1500 रुपए, चलो 1000 में कंफ्यूजन होगा, तो 500 रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, दैट इज योर कैपिटल गेन। अब इस पर क्या होता था कि कंपनी को टैक्स भरना होता था, तो ये कंपनी टैक्स भरती थी तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। कितना टैक्स कंपनी भरती थी? कंपनी वाज पेइंग 20% टैक्स प्लस 20 का 12%, और ये जो टोटल अमाउंट आया है उस पर 4%, तो इफेक्टिवली इट इज 23.296%, राइट। तो इस पर 23.296% कंपनी टैक्स पे करती थी, तो इट वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, बराबर। ये बायबैक ऑफ शेयर्स की बात हो रही थी। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद क्या चेंज आया? 1 अक्टूबर के बाद ऐसा हुआ कि बायबैक अमाउंट जो भी है ना, वो सीधा आपका आईएफओएस में ट्रीट होगा एज ए डीम्ड डिविडेंड। नया क्लोज ऐड हुआ है 222F, इट इज योर डीम्ड डिविडेंड। लुक, कितने में बायबैक हुआ है? 2000 रुपीज। मान लो आपके पास, एक एग्जाम्पल चलो इधर का ही ले लेते हैं, कि आपने कोई परचेज किए थे 1000 शेयर्स, 50 रुपए एक शेयर के हिसाब से, ठीक है। अब क्या हुआ कि कंपनी ने उसमें से 300 शेयर बायबैक कर लिए, तो टोटल आपके पास 1000 शेयर्स थे, उसमें से 300 बायबैक हो गए, अभी भी आपके पास 700 शेयर्स पड़े हुए हैं, ओके। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? मान के चलते ये सब कुछ हुआ 1 अक्टूबर के बाद, तो यहां पर आपका सेल कंसिडरेशन होगा नील, क्योंकि आपका ये जो 300 शेयर्स थे जो बायबैक हुए हैं, और कितने में बायबैक हुए हैं? 60 पर शेयर्स, तो 18,000 आपका सीधा का सीधा कहां चला गया? आईएफओएस में चला गया। तो सर ये 300 शेयर जो हमारे थे, हमारी कैपिटल असेट जो गई, उसका क्या गई? उसका कुछ नहीं, उसका आपको सेल कंसिडरेशन नील कंप्यूट करना है। क्या करना है? नील। बायबैक शेयर्स का सेल कंसिडरेशन नील माना जाएगा, ठीक है। इट इज ट्रीटेड एज नील। और ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 50 शेयर्स इंटू 300, 15,000 रुपए आपकी कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको यहां पर कैपिटल लॉस होगा, या लॉन्ग टर्म हो सकता है, या शॉर्ट टर्म हो सकता है, कोई भी, डिपेंड अपॉन द होल्डिंग पीरियड। ये 15,000 रुपए जो लॉस हुआ है, ये आपको अपने साथ लेके चलना है, कि इन फ्यूचर जब आपको कैपिटल गेन होगा तो उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, बायबैक के केस में आपका जितना भी बायबैक प्राइस है अपने केस में 60 रुपीज है, और आपके जितने भी शेयर है अपने केस में 300 शेयर है, तो 300 इंटू 60, 18,000 रुपए सीधा का सीधा आईएफओएस में डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होगा। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। 18,000 रुपए टैक्सेबल होगा आईएफओएस के अंदर, फाइन। अब जो आपके 300 शेयर थे उसका क्या? अब वो 300 शेयर तो गए, तो 300 शेयर को आपको लॉस हो गया, आपने 50 में खरीदे थे, तो आपको 15,000 का लॉस हुआ है। ये लॉस आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने साथ। इन फ्यूचर मान लो जब आपके पास जो शेयर्स थे उसमें से आपने 500 शेयर बेचे 90 रुपीज में, तो 45,000 रुपीज का आपका सेल हुआ, 50 की आपकी प्राइस थी, 25,000 आपको गेन हुआ है, 20,000। उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो 15,000 का, तो आपको 5,000 का यहां पर कैपिटल गेन लगेगा टैक्सेबल। सिंपल। जितने में बायबैक हुआ है इनटू आपके नंबर ऑफ शेयर्स, ये सीधा के सीधा आईएफओएस में, और जितने आपकी शेयर की कॉस्ट थी वो सब कुछ आपका लॉस। लॉस क्या करेंगे हम लोग? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डन। तो ये है आपका बायबैक का प्रोविजन, ये आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट था इस बार का। क्लियर? तो बाकी जो कहानी है हमारी, दैट इज एग्जेम ट्रांसफर एंड ऑल, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो टिल देन एंजॉय, राइट। एज आई सेड कि आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आप इजीली इस मई की एग्जाम में इसको निकाल लोगे। कोई भी कंफ्यूजन लगे तो फील फ्री, और आपके जितने भी दोस्त आपके साथ में आपके कांटेक्ट में है, तो डू शेयर विद देम, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। तो हम लोग मिलेंगे अभी अगले सेशन में इन द डीटी सिंप्लीफाइड, ठीक है। वी आर कमिटेड टू सिंप्लीफाई योर कैरियर। गुड बाय, थैंक यू सो मच।